नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नरेंद्र मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर जेवर एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन किया। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने जनता से कहा कि असली उद्घाटन वो लोग करेंगे और उन्होंने मोबाइल की लाइट जलाकर उद्घाटन करने का आमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे कदम उठा रही है जिससे किसानों पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े। उन्होंने ये भी बताया कि भारत मिडिल ईस्ट संकट का मजबूती से सामना कर रहा है। पीएम मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज जहां भी उनकी नज़र जा रही है उन्हें सभी युवा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि देश में हो रहे कार्य भविष्य को नई दिशा और नई उड़ान देंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकसित यूपी विकसित भारत अभियान का नया अध्याय शुरू हो गया है और आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बन गया है। साथियों, आज का ये कार्यक्रम भारत के नए मिजाज का प्रतीक है। आप सभी देख रहे हैं कि आज पूरा विश्व कितना चिंतित है। पश्चिम एशिया में एक महीने से युद्ध चल रहा है। युद्ध की वजह से कई सारे देशों में खाने पीने के सामान, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद, ऐसी कई जरूरी चीजों का चारों तरफ संकट पैदा हो गया है। हर देश इस संकट का सामना करने के लिए कुछ न कुछ कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। और हमारा भारत भी इस संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है। देशवासियों की ताकत के भरोसे कर रहा है। भारत तो बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस, ये जहां युद्ध चल रहा है ना, इस युद्ध से प्रभावित इलाके से मंगाता है। इसलिए सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे सामान्य परिवारों पर, हमारे किसान भाई बहनों पर इस संकट का बोझ न पड़े। साथियों, वहीं दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी कि आईजीआई पर इमरजेंसी जैसी स्थिति बन गई जब विशाखापट्टनम से आ रही इंडिगो की फ्लाइट में तकनीकी खराबी की आशंका जताई गई। विमान के इंजन फेल होने के खतरे को देखते हुए रनवे 28 पर फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई। पायलट की सूझबूझ और एयरपोर्ट प्रशासन की तत्परता से बड़ी दुर्घटना टल गई। इमरजेंसी प्रोटोकॉल के तहत इंडिगो विमान सुबह 10:54 पर रनवे 28 पर सुरक्षित लैंडिंग करने में सफल रहा। लैंडिंग के दौरान रनवे पर दमकल गाड़ियां और एम्बुलेंस तैनात थी। विमान में सवार कुल 161 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और जांच के बाद उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। तो इंडिगो की तकनीकी टीम अब विमान की सघन जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इंजन में आई खराबी कितनी गंभीर थी। हाल ही में संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी 2025 से फरवरी 2026 तक ऑडिट किए गए 754 कमर्शियल विमानों में से 377 विमान लगातार तकनीकी खामियों से प्रभावित हैं। आज की इमरजेंसी लैंडिंग इस चेतावनी को सच साबित करती हुई नजर आई। वहीं ईरान और थाईलैंड के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है जिसके तहत थाईलैंड के तेल वाहनों को अब होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित रूप से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। यह घोषणा अनुतिन चारनवीरराकुल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान की। प्रधानमंत्री ने बताया कि यह कदम थाईलैंड की ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश मध्य पूर्व से तेल आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। इस समझौते से पहले इस क्षेत्र में सुरक्षा की चिंताएं बढ़ी हुई थी। इसी महीने की शुरुआत में होर्मुज जल डमरू मध्य में थाई झंडे वाला एक कार्गो जहाज अज्ञात प्रक्षेप्य के हमले का शिकार हुआ था। इस हमले में जहाज के चालक दल को गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ। बाद में ओमान नौसेना ने जहाज के चालक दल को बचाया, लेकिन 3 चालक
अभी भी लापता हैं। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जलमार्ग की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। समझौते से थाईलैंड को अपने तेल परिवहन में सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। दोनों देशों के अधिकारियों ने कहा कि यह कदम क्षेत्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करने वाले जोखिमों को कम करेगा। इस तरह थाईलैंड की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और होर्मुज जल डमरू मध्य में संभावित खतरों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, ईरान ने थाई तेल वाहनों को होर्मुज जल डमरू मध्य के बीच से गुजरने की परमिशन यहाँ पर दे दी है और इससे कहीं ना कहीं थाईलैंड की जो एक बड़ी परेशानी है उसका समाधान होता हुआ नजर आने वाला है। कैसे देख रहे हैं? नहीं, परेशानी तो है ही उसमें, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले भी उन्होंने भारत सरकार से भी आगाह करा था कि हाँ, हमारे पास बहुत दिक्कत है क्योंकि हमारा पड़ोसी राज्य है, तो पड़ोसी देश है। तो इसके बाद चीजें उन्होंने अपने से सेटलमेंट करी हैं और अपने से उन्होंने चीजों को सुलझाया है। और अच्छी बात है कि एक छोटे से आइलैंड जैसे छोटे से देश की अगर बात ईरान मान ली है और शर्तें भी कोई नहीं लगाई हैं और कोई चार्जेस वगैरह भी ज्यादा नहीं दिया है, अगर उनको सहूलियत दी है तो इससे आप समझ सकते हैं कि ईरान अपनी रणनीति में कहीं ना कुछ बदलाव करता हुआ दिखाई देने लगा है। पर ये बदलाव सबके लिए नहीं है, क्योंकि अभी एक बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है, आज ही सुबह की रिपोर्ट है। उन्होंने ये कह दिया है कि भारत सरकार की सच्चाई ये है कि उनके पास 5 से 10 दिन का सिर्फ कच्चा तेल उनके पास बचा हुआ है। अगर ये स्थिति है तो बहुत ही भयंकर होने वाली आने वाले समय में। ऊर्जा संकट बुरी तरीके से गहरा जाएगा, ये बीबीसी अपने में रिपोर्ट में दावा कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जहां तक विदेश नीति की स्टाइल की बात की जाती है, एक छोटे से मुल्क की विदेश नीति क्या इतनी अच्छी हो सकती है ऐसे तनातनी में और ऐसे माहौल में? जब उनकी बात मान सकता है ईरान, तो हमारी क्यों नहीं, तो दूसरे देशों को क्यों नहीं? तो इससे सब जाहिर होता है कि हमने बिला वजह अमेरिका इजराइल की लड़ाई के बीच में कूद के अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग इनका करके, सहमति करके हमने बैठे बैठाए एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है। क्योंकि आने वाले समय में इस खतरे का जो अंदेशा हम पहले से लगा रहे थे, उसके धीरे धीरे परतें बिल्कुल साफ होती दिखाई दे रही हैं। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही मुश्किलात पैदा हो जाएंगी भारत के लिए। जी बिल्कुल, और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है उससे तो साफ तौर पर जाहिर है कि आने वाले समय में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है अगर जल्द से जल्द ये संघर्ष खत्म नहीं होता है। क्योंकि कई देश इस चिंता में हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से ऊर्जा की पूर्ति होगी। और अगर होर्मुज जल डमरू मध्य की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण इस रास्ते को माना जाता है तेल आयात और निर्यात के लिए। ऐसे में अगर जल्द ये संघर्ष खत्म नहीं होता है या जल्द कोई समाधान नहीं निकलता है तो लाजमी सी बात है कि आने वाले समय में पूरे विश्व पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कल एक संयुक्त राष्ट्र में एक दल पहुंच रहा है जिसमें कई देशों के प्रतिनिधित्व हैं। भारत का भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है और कई देशों के हैं। तो उन्होंने कहा, जब ये थाईलैंड की जब बात आती है तो थाईलैंड के बाद ऐसी सुगबुगाहट पैदा हो गई है कि जब छोटे देश के लिए सहूलियत दी जा सकती है तो बड़े देशों के लिए क्यों नहीं? जहां की जनसंख्या 150 के अरब के आसपास पहुंची गई है, चाइना का नाम लिया गया, उसमें भारत का नाम लिया गया है। तो इसको लेके कहा जा रहा है कि ये इस तरह की जो तनातनी है उसको कम किया जाए। अगर किसी की लड़ाई है उसके कंट्री से है, उसके हुकूमत से है, उसकी आवाम से नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन बात वही आ जाती है कि इसमें अमेरिका किस तरीके की भूमिका निभाएगा। क्योंकि अगर यूएनए कोई भी अपने सिंगल हैंडली अगर कोई फैसला ले लेता है तो उस फैसले पे इनको दिक्कत हो जाती है अमेरिका को।
अब कल भी जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने खुद से आगे बढ़ के फोन करा है और ईरान के राष्ट्रपति से बात करी है, लेकिन जब बीच में बातें एकदम एक नए सिरे से बात चल रही थी और वो बात पटरी पे भी आने वाली थी, उस बीच में ये दोनों देश पीछे हट गए। तो ये सब चीजों को देख के ये लगता है कि ईरान 3-4 दिन से अगर उनके रवैये में अगर आप देखो तो खासा बदलाव आया है। लेकिन होता क्या, जब दूसरा आदमी मध्यस्थता अगर करने की कोशिश करता है, बीच में पाकिस्तान की बात आ रही थी कि पाकिस्तान युद्ध रुकवाने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान ने ऐसा करा भी था, लेकिन फिर भी वही बात, अमेरिका को जो चाहिए वो करेगा। अमेरिका किसी की सुनता नहीं, अमेरिका हाथों कर देता है कि नहीं हम मध्यस्थता भी लेंगे, किसी के यूएन की बात भी मानेंगे और जो कुछ बात बीच में निकल के आएगी उस पर हम स्वीकार भी करेंगे, लेकिन अंततोगत्वा वो फिर पीछे हट जाते हैं। तो इसलिए मैं पहले भी दिन से कह रहा था, जितनी भी ग्लोबल स्तर की जितनी भी कमेटियां हैं, समितियां हैं, वो सारे के सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो प्रयास जब सफल होने के होते हैं उसी बीच में ट्रंप का ऐसा अटपटा फैसला आ जाता है, वो सारा का सारा गो गोबर कर देते हैं बीच में। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ईरान ने थाई तेल वाहनों को अनुमति दे दी है और होर्मुज जलमध्य डमरू में सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। थाईलैंड की ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित होगी और ईरान ने थाई तेल वाहनों को जो अनुमति दी है उससे थाईलैंड में काफ़ी ज़्यादा राहत आने की उम्मीद जताई जा रही है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और भाजपा के सभी कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में है। शाह ने इस चुनाव को केवल बंगाल के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण बताया। उनका कहना था कि पूरे देश की सुरक्षा भी बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई है। अमित शाह ने कहा कि भाजपा का उद्देश्य टीएमसी के शासन के तहत फैली अराजकता और जनता की समस्याओं को सामने लाना है। उन्होंने बताया कि भाजपा बंगाल में सरकार बनाने के लिए लोगों की आवाज़ को राजनीतिक मंच पर मजबूती से प्रस्तुत करेगी। शाह ने टीएमसी के 15 साल के शासन को लेकर चार्जशीट जारी करने की बात कही। उनका कहना था कि यह चार्जशीट बंगाल की जनता की तरफ से ममता बनर्जी के खिलाफ लगाए गए मुद्दों को उजागर करती है और भाजपा इस आवाज़ को मजबूती से चुनावी मंच पर रख रही है। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि जनता की परेशानियों और बंगाल में कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति भाजपा के चुनावी मुद्दे होंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव में भाजपा इन मुद्दों का जवाब लेकर आएगी। अमित शाह ने सभी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए कहा कि वो आत्मविश्वास के साथ चुनाव में उतरें। उन्होंने जनता से अपील की कि वो भाजपा को समर्थन दें और बंगाल में बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाएं। सभी जानते हैं बंगाल में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए बड़े आत्मविश्वास के साथ चुनावी मैदान में उतरे। हमारे विपक्ष के नेता श्री शुभेंदु अधिकारी जी ने भी चुनाव के पहले ही पूरे बंगाल का दौरा कर बंगाल में फैली अव्यवस्थाएं, अराजकता और आर्थिक बदहाली और विशेषकर घुसपैठ के मुद्दे को बंगाल के जन जन तक पहुंचाने का काम। मित्रों, बंगाल का ये चुनाव बंगाल के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, परंतु पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण। पूरे देश की सुरक्षा बंगाल के चुनाव के साथ एक प्रकार से जुड़ी है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद असम से घुसपैठ कमोबेश समाप्त हो गई। अब एक ही रास्ता बचा है जहां से घुसपैठ होकर पूरे देश के अंदर घुसपैठिए फैलते हैं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते। सभी जानते हैं। वहीं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर कहा कि उनकी विधानसभा से गैर मौजूदगी बिहार के लोगों और सरकार के लिए दुखद है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने यह फैसला स्वयं लिया और ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए एक भावुक पल है।
चौधरी ने कहा कि जब कोई नेता राज्य के लिए इतनी मेहनत करता है तो उसकी कमी हमेशा खलती है। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के योगदान और सक्रियता की वजह से राज्य में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए हैं। उनकी गैर मौजूदगी से राज्य में नेतृत्व का अंतर महसूस होगा। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह निर्णय व्यक्तिगत था, लेकिन इसका असर सभी पर पड़ेगा। अशोक चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव के कारण ममता बनर्जी ये नहीं चाहती कि एनडीए के निर्णय जनता पर सकारात्मक प्रभाव डालें। मंत्री का मानना है कि इस बार बंगाल में टीएमसी की सरकार वापसी नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जनता एनडीए की नीतियों और कार्यों को देख रही है और इसका असर चुनाव में दिखाई देगा। अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार और केंद्र सरकार के बीच सहयोग जारी रहेगा। उन्होंने जनता से अपील की कि राज्य में विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएं। बिहार के लिए सदन में नहीं रहना, बिहार मतलब सिर्फ हमको नहीं, पूरे बिहार के लोगों को ही अच्छा रहा है। लेकिन है समय के साथ, परिस्थितियां के साथ उनका निर्णय है। हम लोग तो नहीं चाहते थे कि वो जाएं, लेकिन सरकार परिस्थिति के अनुसार राजनीति में तो उन्होंने निर्णय किया, नहीं रहेंगे। 20 वर्ष से 25 वर्ष से किसी व्यक्ति का रहना नहीं रहना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कितना व्यक्ति इफेक्टिव है राज्य के लिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए जब आदमी, कोई व्यक्ति बहुत इफेक्टिव रहता है, वो ज्यादा करता है। सर, जो आपके लिए सर ये काफी भावुक पल नहीं है जब नीतीश कुमार लगातार भावुक पल पूरे बिहार में देखिए, कहीं जहां जहां जा रहे हैं वो बेचारे, एक बूढ़ा आदमी का जो वायरल हुआ, सब बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोग भी उनके काम के तरीके से प्रभावित हैं या उनके काम करने का जो उन्होंने बिहार को बदला है, जिसको नजदीक से जो समझता है, सबके लिए भारी दिन है। आप तो बहुत करीबी रहे हैं, वहाँ बार बार देखते थे सदन में, आपको भी समझाते रहते थे, चीजें बताते रहते थे। अब वो कौन होगा जो आपको इस तरह से समझाएगा, बताएगा, समझाएगा? मुश्किल तो है ही है। सर, आयात शुल्क कम किया गया है पेट्रोल और डीजल पर, लेकिन उसको लेकर ममता बनर्जी कह रही है कि गाड़ी खरीदने से ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, ममता जी चुनाव में है, तो ममता जी को कोई भी एनडीए का और भारतीय जनता पार्टी का निर्णय जो है, वो जनता की नजर में उसको इफेक्टिव नहीं होने देना चाहती हैं। तो वो चाहती हैं, अपने लोगों को मैसेज देना चाहती हैं। लेकिन जो बंगाल का हालात है, हमको नहीं लगता है कि इस बार ममता जी वापस लौट के आ पाएंगी बिहार के। वहीं बोरावड़ के सदर बाजार स्थित रघुनाथ मंदिर में सनातन धर्म सेवा समिति के तत्वाधान में भव्य रामनवमी का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंदिर को लाइट डेकोरेशन से सजाया गया और सुबह 7:30 बजे भगवान का अभिषेक किया गया। सुंदरकांड का पाठ सुबह 9:30 बजे संपन्न हुआ और दोपहर 12:30 बजे आरती के बाद सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। शाम 5 बजे मंदिर से गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा सदर बाजार से शुरू होकर जलेबी चौक, कास्ट मोहल्ला और नया बाजार होते हुए वापस मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया सजाई गई, जिस पर लोगों ने पुष्प वर्षा की। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बोरावड़ पुलिस चौकी इंचार्ज मंगाराम टाड़ी, कांस्टेबल छोटू राम रामपाल और महिला कांस्टेबल पैलेस कंवर तैनात रहे। इस कार्यक्रम में हिम्मत सिंह राजपुरोहित, मनोज अग्रवाल, मनीष चरखा, भागुराम आंवला, दीपक व्यास, खेमचंद डारा, हरि नेत्रा, साकेत शर्मा, कुणाल खेतान, अशोक सिंघल, हाथीराम चंदेल, कमल चंदेल, श्याम सुंदर चंदेल और राजेंद्र खर्रा जैसे लोग सक्रिय रूप से शामिल रहे। वहीं हनुमानगढ़ से खबर है कि बिरानी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 132 ग्राम हेरोइन के साथ एक बाइक सवार आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त की गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा के निर्देश पर जिले में नशा तस्करी और अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्रवाई का निरीक्षण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नौहर गीता चौधरी और वृत्ताधिकारी भादरा संजीव कटेवा ने किया। बिरानी थानाधिकारी राजेंद्र कुमार आरपीएस और उनकी टीम ने 27 मार्च को छानी बड़ी पुलिस चौकी भादरा हिसार रोड पर नाकाबंदी के दौरान आरोपी बलवान पुत्र सुंदरलाल मेघवाल को हिरासत में लिया। आरोपी हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर थाना क्षेत्र के मोड़ा खेड़ा गांव का निवासी है। उसके पास से 132 ग्राम हेरोइन और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत अभियोग संख्या 68/2026 दर्ज की गई है।
जांच गोगामेड़ी थानाधिकारी चंद्रकला द्वारा की जा रही है। इस कार्रवाई में पुलिस निरीक्षक लखवीर सिंह, कांस्टेबल विकास कुमार और कांस्टेबल अजय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गिरफ्तार करने वाली टीम में हेड कांस्टेबल रमेश, कांस्टेबल रणवीर, कांस्टेबल अजय और चालक रमेश कुमार भी शामिल थे। वहीं हनुमानगढ़ के नौहर से खबर है कि स्थानीय व्यवसायी चंपालाल रनियावाले, गीता देवी रनियावाले और अरुण रनियावाले ने अपनी नेक कमाई से गोपाल बच्चा गौशाला सूर्य भवन मंदिर नौहर के पास बाल बच्चों के लिए, आपको बता दें, शेड बनाने की आधारशिला रखी। इस परियोजना की अनुमति लागत लगभग 7 लाख रुपए है। इस अवसर पर गौशाला अध्यक्ष श्याम सुंदर मोदी, अग्र सेवा संस्थान नौहर के अध्यक्ष राजेंद्र कंदोई, अग्रवाल सभा समिति नौहर के अध्यक्ष राजू रनियावाले के साथ ही विनोद रनियावाले, इंजीनियर गोपाल स्वामी, मोहित जमालिया, किशन पारिक, संजय कंदोई, मुकेश भार्गव, बाबू भार्गव, जीतू भार्गव और यतीश स्वामी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त श्री गोपाल बाल बच्चा गौशाला के मुख्य द्वार का शिलान्यास भी मोहित जमालिया और श्याम सुंदर मोदी की सदप्रेरणा से देवदत्त भगवत स्वरूप और जितेंद्र गुप्ता बहादुरगढ़ वाले से गौशाला में पशु कल्याण और सुविधाओं में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। गौ माता की आज के प्रोग्राम एक शेड का निर्माण कार्य चंपालाल जी रानिया की तरफ से करीब 7 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा, उसका नियुक्त किया गया है। और एक गौशाला के मुख्य गेट का नियुक्त किया गया है जिसमें 5 लाख की लागत से राजेश जी गुड़गांव की तरफ से बनाया जा रहा है, जो कि मोहित जी जमालिया के साडू। गौ माता की आज के प्रोग्राम एक शेड का निर्माण। वहीं पाली के देसूरी में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 49 किलो डोडा पोस्त जब्त किया है। इस कार्रवाई का नेतृत्व थानाधिकारी ऊर्जाराम ने किया। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। इस दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और तस्करी में प्रयुक्त स्विफ्ट कार भी जब्त कर ली गई। थानाधिकारी ऊर्जाराम के नेतृत्व में पुलिस टीम की सक्रिय भूमिका ने क्षेत्र में मादक पदार्थ तस्करों को सख्त संदेश दिया है। आरोपियों से पूछताछ और आगे की जांच जारी है ताकि तस्करी नेटवर्क के अन्य सदस्य भी उजागर किए जा सके। वहीं राजसमंद जिले के नाथद्वारा क्षेत्र में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वाला गंभीर मामला सामने आया है। कोठारिया निवासी पायल खटीक ने आरोप लगाया कि वो अपने परिवार के साथ गुजरात जा रही थी, तभी ओडन क्षेत्र में जाम के दौरान पुलिसकर्मियों ने उनकी गाड़ियों को रोक लिया। पायल खटीक के अनुसार पुलिस ने कागजात जांचने के नाम पर 300 रुपये की मांग की और जाम से निकलने के लिए पैसे देने का दबाव बनाया। पैसे देने से इनकार करने पर एक पुलिसकर्मी कथित रूप से आक्रोशित हुआ और पायल को थप्पड़ मार दिया। आरोप है कि इस दौरान गाड़ी का कांच भी तोड़ दिया गया और उनकी माता कैलाशी देवी के साथ भी अभद्रता की गई। गला दबाने का प्रयास भी किया गया। उनके भाई विशाल को गाड़ी से घसीटकर बाहर निकालने और मारपीट की कोशिश की गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि विरोध करने पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने और जेल भेजने की धमकी दी। परिवार के पास इस घटना का वीडियो भी मौजूद होने का दावा है। इस मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल है। पुलिस का कहना है कि महिला और उसके परिजन ने पुलिसकर्मी पर हाथापाई की और उनका मोबाइल तोड़ा, जबकि पुलिस केवल ट्रैफिक हटाने का काम कर रही थी। वहीं मांगरौल उपखंड के ग्राम हरसौली में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से किए जा रहे तालाब सौंदर्यीकरण में घटिया निर्माण का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने इस घटिया निर्माण को लेकर गहरा रोष जताया। ग्रामीणों ने विरोध और शिकायत के बाद पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौके पर पहुंचे। विरोध को देखते हुए अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जेसीबी से घटिया निर्माण को तोड़वा दिया। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए और निर्माण कार्य को लेकर संतोष व्यक्त किया। इस मामले से साफ संदेश मिलता है कि ग्रामीण योजना की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर कड़ी नजर रख रहे हैं और अधिकारियों को गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना होगा। वहीं हनुमानगढ़ के रावतसर से खबर है कि 30 मार्च को होने वाली विराट श्री राम महोत्सव धर्म यात्रा को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में है और माहौल पूरी तरह भक्तिमय होता जा रहा है। ये भव्य धर्म यात्रा श्री रामोत्सव धर्म यात्रा समिति रावतसर, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। धर्म यात्रा की तैयारियों के सिलसिले में स्थानीय थाना परिसर में सीएलजी की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता सीओ सुभाष गोदरा ने की। बैठक में थाना प्रभारी ईश्वरानंद शर्मा सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी और शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बैठक में धर्म यात्रा के रूट, सुरक्षा, यातायात, भीड़ प्रबंधन, पार्किंग, आपातकालीन सेवाओं और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी जैसे सभी पहलुओं पर गंभीर चर्चा हुई। सीओ सुभाष गोदारा ने सभी समुदायों से अपील की है कि धर्म यात्रा को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में सहयोग करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। थाना प्रभारी ईश्वरानंद शर्मा ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और पुलिस बल पूरी तरह तैनात रहेगा।
इस दौरान मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भागीदारी निभाई और धर्म यात्रा में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि रावतसर की भाईचारे और एकता की परंपरा बनी रहेगी और धर्म यात्रा के दौरान किसी भी बाधा की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिनांक 30 मार्च को रावतसर में श्री राम जयंती के अवसर पर एक धर्म यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उस धर्म यात्रा के संबंध में कानून व्यवस्था हेतु आज शांति समिति की बैठक की गई और सीएलजी सदस्यों को भी उस बैठक में बुलाया गया। रावतसर के गणमान्य नागरिकों के साथ में उस यात्रा के संबंध में बातचीत की गई और धार्मिक सौहार्द बना रहे इस संबंध में उनके साथ में बातचीत करके और उसको यात्रा को सफल बनाने के लिए सबके साथ बातचीत। वहीं कुंभलगढ़ के रिछेड़ में जन्मदिन के मौके पर सरपंच केशर सिंह खरवड़ ने सेवा और समर्पण की मिसाल पेश की है। उन्होंने अपने जन्मदिन को समाज सेवा के लिए समर्पित करते हुए अलग ज्योति सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में तुलसी विहार रिछेड़ में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन कराया। इस शिविर में ग्रामीणों, युवाओं और समाज सेवियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी ने इस आयोजन को और खास बना दिया। शिविर के दौरान कुल 126 यूनिट रक्तदान हुआ, जो क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और ज़रूरतमंद मरीजों के लिए जीवनदान साबित होगी। शिविर को सफल बनाने में स्थानीय समाज सेवियों और कार्यकर्ताओं ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये पहल जन्मदिन को जश्न मनाने के बजाय इंसानियत और ज़रूरतमंदों की मदद को प्राथमिकता देने का संदेश देती है। ये मुझे जब आइडिया आया कि भाई किसी की अगर जरूरत होती है तो आर के में या किसी हॉस्पिटल में जरूरत होती है ना, हम फोन करते हैं कि भाई यार 1 यूनिट की जरूरत है, 2 यूनिट की जरूरत है, तो वहाँ डोनेटर की जरूरत पड़ती है। तो मेरे दिमाग में एक चीज आई कि भाई गांव में इस चीज की जागरूकता बढ़ाएं अपन, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये चीज रहती है कि अपन रक्तदान करेंगे, अपना खून देंगे तो कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगा, यहाँ कोई वजन कम हो जाएगा अपना, तो ऐसी भ्रांति लोगों के दिमाग में है। तो अपन यूँ चाह रहे हैं इस कैंप के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप हमेशा अगर रक्तदान करते हैं तो आपके शरीर में भी नया खून बनता है और लोगों के भी खून काम आता है। तो ये एक मेंटलिटी बन गई है लोगों की कि भाई वाह चलो रक्त देने से कुछ नहीं होता, ये दिमाग से एक डर निकल जाता है। बाकी गांव में क्या लोगों को आप अगर रक्त के लिए अगर मोटिवेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये सब मेरे कार्यकर्ता और यहाँ जो संस्था चलती है तो इस संस्था के माध्यम से ये तीसरा साल है, तो दिन ब दिन मतलब लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और लोगों को आसपास के गांवों से भी लोग बिल्कुल बिल्कुल आसपास की पंचायतों जो है रिचेड़ के अलावा थुरावड़, सुकार, चारभुजा, जिलवाड़ा, मनतकागुड़ा, कहीं से भी मेरे मिलने वाले हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, तो वो सब आ रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।